हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहला चैप्टर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सीडीपी का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। इसका पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन इसमें बताना है कि सत्य है। तो पहला, जैसे ए नंबर बोल रहा है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, क्या ये बात सही है। तो हाँ, कोई भी बच्चा है तो अपना ज्ञान का सृजन यानी खुद से वो सोचता है, समझता है, दिमाग अपना लगाता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछे शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है शिक्षा मनोविज्ञान, तो पहला नंबर क्या हो रहा है आपका, सही हो रहा है। पहला नंबर सही हो रहा है कि बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अब देखिए, 3 ऑप्शन और बचा है, इसको पढ़ लीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। विद्यालय में आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। क्या बच्चा जो विद्यालय आता है पहले, तो उसका कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है? क्या घर से वो कुछ सीख के नहीं आता है? ऐसा बोल रहा है, नहीं होता है। देखिए, नहीं होता है, होता है, तो ये गलत हो गया। अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है। अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे को कष्ट होता है, ये बोल रहे हैं। क्या कोई बच्चा सीखता है जो उसको कष्ट होता है? ये भी गलत है। तीसरा, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। क्या बच्चा को जो पढ़ाएंगे वही सीखेगा, बाकी क्या अपने दिमाग से वो कुछ नहीं सीखता, बहुत कुछ सीखता है? तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ए नंबर सही। ये आपका टेट में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश यूपी टेट में 2011 में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। देखिए, बच्चे में नैतिकता के लिए स्थापना की सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए। सिर्फ क्या बच्चे को धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए? नहीं। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए। बच्चे के नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, तो शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना चाहिए, ये सही बोल रहा है। और इसका 2 ऑप्शन देख लेते हैं। दो ऑप्शन ये है, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, ये गलत है। सॉरी, और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए, ये दोनों क्या है कि हमारा गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। अब बच्चे का अति महत्वपूर्ण क्या है, तो देखो, आजीविका कमाना। क्या बच्चे का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, सिर्फ कमाना, आजीविका कमाते रहना? बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का विकास हो, यही शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चौथा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी बाल मनोविज्ञान के कथा आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो देखा, पहला क्वेश्चन है, सारे बच्चे एक जैसे होते। क्या जितने बच्चे हैं दुनिया में एक जैसे होते? नहीं, ये तो गलत हो गया। अगला, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखा, प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ विशिष्ट होता है, ये सही बात बोल रहा है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते, कुछ ही बच्चे विशिष्ट होते, गलत। कुछ बच्चे एक जैसे होते, गलत। पांचवा बोल रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। यानी मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। ये आपको एकदम ध्यान से याद रखना होगा कि स्किनर साहब ने ये बात बोला है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यानी स्किनर ने इसको कहा है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का मन का अध्ययन, ये नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन नहीं है। आत्मा का अध्ययन, ये भी नहीं है। शरीर का अध्ययन, ये भी नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन, ये है। आपका जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी को हम बता रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा ये 1900 माना जाता है, ये गलत। 1947 में नहीं, 1920 में नहीं, 1940 में नहीं, 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना गया। 8वां नंबर,
उपनयन उपनयन संस्करण के किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन संस्करण वैदिक काल, बौद्ध काल। पहला ऑप्शन है वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्करण जो है, उपनयन संस्करण, सॉरी, उपनयन संस्करण किस काल में किया जाता है? तो वैदिक काल में ये किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं? मानव व्यवहार का अध्ययन। क्या इसमें शिक्षा मनोविज्ञान नहीं आता? मानव का व्यवहार को समझा जाता है, तो इससे है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या मानसिक के बारे में हम नहीं जानते? किसी की मानसिक से संबंधित शिक्षा के माध्यम से जानते, इससे है। सीखने के तरीके का अध्ययन, यानी कैसे कोई भी चीज़ को सीखा जाता है, तो शिक्षा के माध्यम से सीखते हैं। संचार माध्यमों का अध्ययन, यानी इससे नहीं है। ये वाला हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परिवार एक साधन है। 10 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि परिवार एक साधन है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो हमारा 10 नंबर का कौन सा हो जाएगा? देखा कि परिवार एक साधन है कि क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी शिक्षा का उद्देश्य 11 नंबर, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए आपको बोल रहा है? तो शिक्षा का देखा कि पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। क्या विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना? पहला ऑप्शन ये बोल रहा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना। सी नंबर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो देखिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या हमको अच्छा लग रहा है? इस 4 ऑप्शन में सबसे अच्छा कौन है? तो विद्यार्थियों के व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, यानी क्या कि उसका सिर्फ व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। कोई भी व्यवसाय चलाएगा उसी का कुशलता होना चाहिए? नहीं, ये गलत हो गया। बी नंबर, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सिर्फ समाज में जागरूकता होगा उसको, ये भी गलत। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, मतलब शिक्षा क्यों ले जा रहा है? सिर्फ परीक्षा के लिए, ये भी गलत। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, यानी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना शिक्षा का यही उद्देश्य है। तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? यानी मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, यानी मानव का विकास जो है। तो पहला अभिभावक एवं अध्ययन का, क्या ये है? नहीं है। अभिभावक और मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? पहला ये नहीं है। सामाजिक एवं पंखा बंद ना करो, जब बिपिनवा खाना खाएगा जब तक देखिए। तो फ्रेंड्स 12 नंबर फिर से बता रहे हैं, मानव विकास के किन दोनों योगदान का परिणाम है? तो पहला क्या बोल रहा है कि अभिभावक एवं अध्यापक का, तो ये नहीं है। अभिभावक और अध्यापक के लिए नहीं है, मानव विकास की बात बोल रहा है। मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है, ये नहीं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का, यानी मानव का विकास जो होता है किन दोनों का योगदान का परिणाम है। मानव विकास क्या सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से सिर्फ होता है? नहीं। वंशाक्रम एवं वातावरण का, यानी मानव का अगर विकास हो रहा है तो वंश के माध्यम से वंशाक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई, ये गलत, ये नहीं। 13 नंबर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन को समझे कि इसमें नहीं बोल दिया कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन निम्न में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, ऐसा बोल रहा है। नहीं है तो अनुक्रमिकता, ये है मानव विकास का विशेष सिद्धांत पर आधारित कुछ विशेष सिद्धांत। पहला ये है सामान्य से विशिष्ट, ये भी है। प्रतिवर्ती, ये नहीं है। निरंतरता, ये है। 14 नंबर देखा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस क्षेत्र के उद्देश्य का साथ संबंध है? 14 नंबर जो बोल रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमता का समझने की प्रयास करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक बन गए
तो अपना विद्यार्थी का जो क्षमता है उसको समझने की कोशिश प्रयास करना चाहिए कि उसका कितना दूर तक क्षमता है, तो कौन से उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसमें से देखा कि पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, ये तो नहीं होगा। सामाजिक दर्शन, ये भी नहीं होगा। मीडिया मनोविज्ञान, ये भी नहीं होगा। शिक्षा मनोविज्ञान, ये हो जाएगा। आपको ये एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्न कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है। आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो आपको एक शिक्षा मनोविज्ञान समझना है कि उस बच्चे में कितना दूर तक क्षमता है, कितना दूर तक उसको पढ़ाया जाए ताकि वो समझ में आ जाए। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको समझना होगा। 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो देखा कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता में विकास करता है, यानी शिक्षा मनुष्य में जो है क्या करता है कि एक विकास करता है। देखा जो भी शिक्षा ग्रहण किया है उसका विकास कुछ ज़्यादा है। तो ऐसा किसने कहा है, तो स्वामी विवेकानंद पहला ऑप्शन बोल रहा है, तो इसी ने कहा है, स्वामी विवेकानंद। अब जो बाकी आपका ऑप्शन आ रहा है स्किनर, पेस्टोलॉजी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि स्वामी विवेकानंद। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए सारे क्या है प्रीवियस ईयर से जुड़े हैं, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी ये पहला चैप्टर शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम को स्टार्ट किए थे, पहला चैप्टर से 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अभी पहला चैप्टर से और क्वेश्चन को बताएंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन पहला चैप्टर से चलेगा, तब जाकर ये पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो दिसंबर सेशन में चलेगा। इसलिए कि आप सीटेट, जे टेट, यूपी टेट, एस टेट, जो भी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे।